We will be solving MPPSC 2017 questions चैप्टर बाय चैप्टर। और आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो सॉल्यूशन तो है, बट आप पॉज ले सकते हैं। हर क्वेश्चन पे आप पॉज लीजिए ताकि आप खुद उसको सॉल्व करें पहले, क्योंकि जो गलती आपने की होगी उसी से फिर आप देख पाएंगे गलती क्या करी है और क्या नहीं करनी है अब आगे जाके उसको एग्जाम में। हमेशा एग्जाम क्लियर करने की यही तरकीब होती है कि क्वेश्चंस खुद सॉल्व करें, आंसर्स निकालें, क्या गलती आई है उसे रेक्टिफाई करें। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। और अराउंड 20 क्वेश्चंस हर साल इसमें से पूछे जा रहे हैं, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो है ही। इट इज़ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और मैक्सिमम फार्मूला बेस्ड हो सकते हैं या इसमें की कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं। तो की कॉन्सेप्ट्स और फार्मूला बेस्ड बस मोस्टली इन्हीं में समराइज होके सारे क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन जो है वो पेपर वाइज नंबर कर रखे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट ऑफ फिल्टर सैंड इज गिवन बाय। तो इसमें मैंने ऑप्शंस भी नहीं लिखे हैं ए बी सी डी, क्योंकि डायरेक्टली बिना देखे ही आपको कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी से याद आना चाहिए सी यू इज इक्वल्स टू D60 बाय D10। D60 क्या है, D10 क्या है, परसेंटेज ऑफ सैंड पासिंग, दैट इज 10%, 60%। इस पे डीप स्टडी हम बाद में करेंगे जब हम लेक्चर्स, सारे के सारे लेक्चर्स हम उसके बाद मैं लेक्चर सीरीज भी चालू करूंगा जिसमें सॉइल मैकेनिक्स की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारे वीडियोस फ्रीली अवेलेबल होंगे आपके लिए यूट्यूब पे। अब पूछा गया है कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, इसी के साथ पूछा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर CC। तो इसको डायरेक्टली अभी रिवाइज करने के लिए याद कर लीजिए डायरेक्टली D² 30 बाय D60 इंटू D10। तो D60 D10 जो पार्ट है वो आपका ऊपर से कॉमनली आ रहा है, इसको बार बार बोलिए D² 30 बाय D60 D10, ये दोनों साथ में कहिए तो ये कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर बन जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। और ये कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी जो क्वेश्चन में पूछा गया है D60 बाय D10। कर्वेचर में वैसे जैसे याद करने का तरीका है कि कर्वेचर में स्क्वायर का पार्ट आता है, तो D² 30। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following expresses degree of disturbance of undisturbed clay sample due to remolding? तो हमें डायरेक्टली पता है sensitivity, because sensitivity is equals to unconfined compressive strength after remolding divided by unconfined compressive strength in अनडिस्टर्ब्ड स्टेट। अब इसी में आपके लिए होमवर्क ही समझिए कि थिक्सोट्रॉपी, डायलेटेंसी, प्लास्टिसिटी तो आपको पता होगा, ये दोनों चीज़ें क्या होती है ये रिवीजन करिए। और अभी हम फास्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो अप्रॉक्सीमेटली 20 नंबर्स है, तो हम एग्जाम के तरीके से ही इन सभी को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए उसी पे क्वेश्चन रिपीट कर दिया MPPSC में, क्योंकि अभी हमने इसके फॉर्मूले देखे हैं। इवन द कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, तो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर दे रखा है 1.4, D30 दे रखा है 3 mm, D10 है 0.6 mm। सॉइल को क्लासिफाई करना है कि यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है कि वेल ग्रेडेड है कि वेरी फाइन सैंड है कि पुअरली ग्रेडेड सैंड है। कि कोएफिशिएंट ऑफ curvature, it is D² 30 by D60 into D10। ये हमें दे रखा है, that is 1.4 है। कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर अगर लेस देन 3 और ग्रेटर देन 1 होता है तो ये लाई करता है वेल ग्रेडिंग में, पर इसके साथ एक और पॉइंट सेटिस्फाई होना चाहिए सैंड के लिए। हमें D30 पता है, हमें D10 पड़ता है, तो हम D60 निकाल सकते हैं। तो दिस थिंग इम्प्लाइज D60 इज D² 30, दैट इज 3² डिवाइडेड बाय 1.4 कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर का आ गया, इनटू D10 दे रखा है 0.6।
10.71 mm। अब हम कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी निकाल सकते हैं जो है D60 by D10 which comes out to be 10.71 divided by D10 दे रखा है हमें क्वेश्चन में 0.6 which comes out to be 17.85 और ये ग्रेटर देन 6 है। इट मीन्स ये सैंड के लिए सेटिस्फाई होना जरूरी है, मीन्स इट्स अ वेल graded sand. Now let's come to our next question. In laboratory compaction tests, the optimum moisture content of soil decreases. These are the curves. Optimum moisture content मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी पे होती है, तो ये है OMC1 हमारा और ये है OMC2। इस केस में ड्राई डेंसिटी थी गामा D1 और इस केस में है गामा D2। अब ये दो कर्व्स के ड्रॉ करे हैं क्योंकि येलो वाला कर्व जो है जब हमने मोर कॉम्पैक्शन एनर्जी लगाई वो कर्व तब लेबोरेटरी में पाया गया। तो इससे क्लियरली इंडिकेट हो रहा है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट सॉइल डिक्रीज कब होगा। अभी जैसे कि ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीज हुआ तो वो किस केस में हुआ कि जब कॉम्पैक्शन एनर्जी हमारी इंक्रीज की गई। तो इंक्रीज ऑफ कॉम्पैक्शन एनर्जी ये तो सही है। अब इन दोनों में से ए और सी में से हमें एक और चीज देखना है कि कोर्स ग्रेन्स से क्या इफेक्ट करता है। कॉन्सेप्ट है जिसे याद कर लीजिए, गोपाल रंजन बुक में पेज 106 पे आपको मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट कह रहा है कोर्स ग्रेन सॉइल्स कॉम्पैक्ट होते हैं हाई ड्राई यूनिट वेट पे। तो कॉम्पैक्ट ड्राई यूनिट वेट जब ज़्यादा होगा तो कोर्स ग्रेन सॉइल्स हमारे ज़्यादा अच्छे से कॉम्पैक्ट होंगे। तो कोर्स ग्रेन सॉइल्स भी अगर इंक्रीज होते हैं तो हमारा ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीज होगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। टू प्रोवाइड सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग फेल्योर विद अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ 5, what should be the maximum permissible exit gradient for soil with specific gravity of 2.5 and porosity of 0.35। तो इसको जल्द ही हम सॉल्व कर लेते हैं। मैक्सिमम परमिसिबल, मैंने इसको इटैलिक भी मार्क कर रखा है। आपका डायरेक्ट फोकस जो है एग्जाम में डायरेक्ट जो निकालना है उसी पे ही जाना चाहिए। मैक्सिमम परमिसिबल एग्जिट ग्रेडियंट। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारे पास फॉर्मूले कौन कौन से हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी दिया हुआ है, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट डिवाइडेड बाय हाइड्रोलिक ग्रेडियंट विच इज नथिंग बट हेड लॉस पर यूनिट लेंथ, जिसकी फिलहाल अभी जरूरत नहीं है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकालते हैं। इसका फॉर्मूला है G-1/1 + E। अब आप बोलेंगे E तो दिया नहीं है, पोरोसिटी दे रखी है, तो हमारे पास फॉर्मूला है E इज n/1 - n। जल्दी से पुट करिए 0.35/1 - 0.35। इसको डायरेक्टली लिख दूं मैं 0.65। अब इसी में डायरेक्टली पुट कर देते हैं G-1। G दे रखा है हमें 2.5 - 1 डिवाइडेड बाय 1 + 0.35/0.65।
विच कम्स आउट टू बी, जल्दी से सॉल्व करिए साइंटिफिक कैलकुलेटर में, 0.975। आप कहीं पे भी पॉज ले सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जो हमें आई निकालना है वो क्या हो जाएगा, आई क्रिटिकल डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी विच इज 0.975 divided by 5 which is equals to 0.195. So option B is correct. Next question पे आते हैं। From a flownet which of the following information can be obtained? इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो बच्चों आपको एक बुक तो खरीदनी ही पड़ेगी। जो बुक है बेस्ट ऑफ द बेस्ट बुक है गोपाल रंजन। गोपाल रंजन बुक एक बार खरीद लोगे तो सॉइल में जो भी डाउट्स आएंगे वो इसमें क्लियर हो जाएंगे। फ्लोनेट के बारे में जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसके लिए पेज 173 पे आइए, उसमें इसके क्वेश्चन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपके, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो फ्लोनेट से इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि रेट ऑफ फ्लो, पोर वाटर प्रेशर, एग्जिट ग्रेडियंट, परमेबिलिटी, इनमें से क्या क्या चीजें ऑब्टेन की जा सकती है। रेट ऑफ फ्लो जिसको हम Q से डिनोट करते हैं वो होता है KHNF/ND। रेट ऑफ फ्लो हम बिल्कुल ये फॉर्मूले पे फ्लोनेट के डायग्राम से ही आते हैं, तो रेट ऑफ फ्लो हम बिल्कुल डिराइव कर सकते हैं फ्लोनेट से। पोर वाटर प्रेशर भी जब हम ये इक्विपोटेंशियल लाइंस और फ्लो लाइंस बनाते हैं तो पोर वाटर प्रेशर भी यहीं से ही डिराइव हो जाता है और इसको भी हम निकाल सकते हैं, जिसका फुल इन डेप्थ रिवीजन आप पेज 173 में जाके देखिए। और एग्जिट ग्रेडियंट क्या होता है हमारा, हेड लॉस पर यूनिट लेंथ। ये भी हम हेड लॉस हम निकाल सकते हैं, लेंथ भी हम निकाल सकते हैं जो दी होती है डैम के पर्पस में। अगर हम देखते हैं तो एग्जिट ग्रेडियंट भी हम निकाल सकते हैं फ्लोनेट के डायग्राम से। परमेबिलिटी इज इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। तो ये इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल जो है ये निकाल पाना फ्लोनेट से मुमकिन नहीं है। ये हम लेबोरेटरी में ही निकाल सकते हैं, इसको बस हम लैब्स पे ही निकालते हैं जिसकी भी मेथड्स होती हैं। परमेबिलिटी कांट बी फाउंड आउट फ्रॉम द फ्लोनेट, हेंस द ओनली ऑप्शन विच इज करेक्ट इज 1, 2 and 3, क्योंकि 4 परमेबिलिटी हम नहीं निकाल पाते हैं फ्लोनेट से। इनिशियल एंड फाइनल वॉइड ratios of a clay sample in a consolidated test are 1 and 0.5 respectively. 2.4 centimeter, then its final thickness, बस फाइनल थिकनेस में ही आप धोखा खा जाएंगे। आपको ये क्वेश्चन पढ़ते ही फॉर्मूला तो याद आ रहा होगा, डेल्टा H बाय H0 इज डेल्टा E बाय 1 प्लस E0। इसी फॉर्मूले से हम फाइनल थिकनेस निकालेंगे, बट इसमें एक ट्रिक है जो कुछ बच्चे गलत कर जाएंगे, और वो ट्रिकी क्यों है उसको देखिए, सॉल्व करते हैं। तो फाइनल थिकनेस निकालनी है, डेल्टा एच चेंज इन थिकनेस हमें निकालनी है, और इनिशियल थिकनेस हमें H0 दे रखी है 2.40 विच इज इक्वल्स टू डेल्टा ई क्या हो जाएगा, इनिशियल माइनस फाइनल दैट इज 1 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस E0। E0 ही इनिशियल होती है, इसलिए इसको EI या E0 से डिनोट कर सकते हैं। तो 1 प्लस 1, इससे हमारा डेल्टा H क्या निकल के आया, बताइए, कैलकुलेट इन योर कैलकुलेटर। इट कम्स आउट टू बी 0.6 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट इज फाइनल थिकनेस?
फाइनल थिकनेस क्या होगी? देखिए इनिशियल एंड फाइनल वॉइड रेशियो डिक्रीज हुआ है, मतलब थिकनेस घटी होगी। तो हमारी पहले थिकनेस कितनी थी? 2.4 सेंटीमीटर माइनस चेंज इन थिकनेस कितनी हुई? 0.6, तो फाइनल थिकनेस कितनी आ गई? 1.8 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। If delta P is increment of pressure on a normally consolidated saturated soil mass, as per Targhagi's theory, at the instant of application of pressure increment, that is when time T is equals to 0, what is the pore pressure developed in the soil mass? ये क्वेश्चन में ही छिपा होता है इसका आंसर। तो हमें दिया गया है नॉर्मली कंसोलिडेटेड सैचुरेटेड सॉइल मास। सैचुरेटेड सॉइल मास कहा, उसी में ही कई ब्रिलियंट स्टूडेंट्स की बत्ती जल जाएगी कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो हम पोर प्रेशर कोएफिशिएंट्स तो पढ़ते ही हैं। तो सैचुरेटेड सॉइल मास है, ओके। हमें बताना है कि पोर प्रेशर डेवलप्ड, चेंज इन पोर प्रेशर क्या होगा? पोर प्रेशर डेवलप्ड कितना होगा? चेंज इन पोर प्रेशर होता है B इंटू चेंज इन प्रेशर, और B क्या होता है सैचुरेटेड सॉइल मास के लिए? इक्वल टू 1। तो चेंज इन पोर प्रेशर विल बी 1 इंटू डेल्टा P। पोर प्रेशर डेवलप जो होगा वो इंक्रीमेंट ऑफ प्रेशर, जैसे ही हम जितना देंगे टाइम T इक्वल टू 0 पे ही एग्जैक्टली हम चालू कर रहे हैं प्रेशर देना, तो जो प्रेशर हम देंगे वही प्रेशर इक्वल टू पोर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। अब इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं किया है इज अवर क्वेश्चन 60। तो देखिए क्रिटिकल वॉइड रेशियो रैपिड ड्रॉ डाउन, ये साउंड क्लमजी कर रहा है, ये अभी हम सर्कल कर देते हैं। स्वीडिश आर स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप बिल्कुल सही है। क्रिटिकल हाइट स्टेबिलिटी नंबर रिलेशन बिल्कुल सही है। बेस फेल्योर सॉफ्ट क्ले बिल्कुल सही है। तो क्रिटिकल वॉइड रेशियो और रैपिड ड्रॉ डाउन, इसी में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। सो दैट्स व्हाई हमारा ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। क्रिटिकल वॉइड रेशियो का कोई रिलेशन रैपिड ड्रॉ डाउन से हम पढ़ते नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। डायनेमिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट फॉर साइट इन्वेस्टिगेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल that elastic shock waves travel in different materials at different velocities। ये थोड़ा साउंड गलत कर रहा है। Electrical resistivity method of subsurface investigation is capable of detecting only the strata having different electrical resistivity। बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी से हम ग्राउंड वाटर कितनी डेप्थ पे है ये पता करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी मेथड ऑफ सब सरफेस इन्वेस्टिगेशन इज कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग ओनली द स्ट्रेटा हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। बिल्कुल, वहाँ पे सॉइल अगर वेरी कर रही है तो हमको वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो मिलता है इस मेथड से, उससे पता चलता है कि किस डेप्थ पे क्या है, किस डेप्थ पे पानी है, सब सरफेस ग्राउंड वाटर है, किस लेवल पे कौन सी सॉइल है, से द डेंसिटी वेरी कर रही है, तो वो पता चलता है इससे। In situ wind shear test is useful for determining the shear strength of very soft soil and sensitive clays and is unsuitable for sandy soil। अब जिन्होंने wind shear test पढ़ा होगा और करा होगा लैब में, तो वो देखा होगा कि जो हम कोर निकालते हैं वो अगर सैंडी सॉइल होगी तो वो कोर ही सही से नहीं बनेगा। तो it is right that for determining the shear strength of very soft soil and sensitive clays ही हम वेन शेयर टेस्ट यूज करते हैं। तो 2 और 3 तो करेक्ट हैं। तो डायनेमिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट जो होता है वो बेस्ड होता है shear resistance provided to cone by soil। तो डायनेमिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट जो है वो किस पे बेस्ड है? shear resistance provided
to cone by soil. It is not based on the principle that elastic shock waves travel in different materials at different velocities. डायनेमिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट से shear रेजिस्टेंस हम निकालते हैं, दैट इज प्रोवाइडेड टू कोन बाय द सॉइल. जो सॉइल रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही होगी उस कोन को, उससे हम DCPT टेस्ट करते हैं. इट इज नॉट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल कि इलास्टिक शॉक वेव्स ट्रेवल इन डिफरेंट मटेरियल्स एट डिफरेंट वेलोसिटीज. स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन बी. During question 62, during a sampling operation, the drive sampler is advanced 600 mm and the length of the sample recovered is 525 mm. What is the recovery ratio of the sample? Recovery ratio हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं. रिकवरी क्या हुई? 525 mm रिकवर किया गया जब हमने 600 mm सैंपल को beneath the earth डाला. तो ये दोनों को ही डिवाइड करने से सिंपली हमें पता चल जाएगी, दैट इज 0.875. 600 हमने कोन को पूरा अंदर डाला होता. अगर 600 mm टोटली हमने ड्राइव सैंपलर अंदर डाला होता और अगर वो पूरा ही सॉइल से भर गया होता तो फिर उसकी रिकवरी रेशियो पूरी ही होती. पर क्या होता है कि कुछ बॉटम से रिमूव हो जाते हैं. सो दैट इज द रिकवरी रेशियो ऑफ द सैंपल. तो जो हमें रिकवर किया और कितना हमने सैंपलर डाला था, एडवांस किया था. ओके, नाउ नेक्स्ट कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Consolidated drain triac gel test was conducted on a granular soil. At failure, sigma 1 by sigma 3 is 4.6. The value of phi of the soil is, तो क्वेश्चन में ही कह दिया है कि ग्रेन्युलर सॉइल है और अगर ग्रेन्युलर सॉइल है तो इसका कोहेजन 0 होगा. और एक बहुत ही फेवरेट इक्वेशन है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, दैट इज सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5/2 प्लस 2c tan 45 डिग्री प्लस 5/2. c 0 है तो ये पार्ट तो पूरा गया. सिग्मा 1 बाय सिग्मा 3 दे रखा है, दैट इज 4.6 is equals to tan square 45 डिग्री प्लस 5/2. जल्दी से कैलकुलेटर निकालिए, टेक अ पॉज और सॉल्व कीजिए कि फाई की वैल्यू क्या आएगी. ओके, सो फाई की वैल्यू है 40 डिग्री. इस पे रूट लगाइए, स्क्वायर गया, tan इनवर्स कीजिए इसका, 45 डिग्री माइनस कीजिए और ट्वाइस कीजिए, आपके पास आ जाएगी वैल्यू 5 की. गिवन दैट फॉर अ सॉइल डिपॉजिट K नॉट अर्थ प्रेशर कोएफिशिएंट एट रेस्ट, K एक्टिव, Kp पैसिव, म्यू पॉइजन्स रेशियो, वैल्यू ऑफ 1 माइनस म्यू बाय म्यू इज गिवन बाय डी. ऑप्शन है 1 बाय K नॉट. अभी तक आप निकाल चुके होंगे आंसर. इसका डायरेक्ट है K नॉट इज म्यू बाय 1 माइनस म्यू. तो 1 माइनस म्यू बाय म्यू हो जाएगा 1 बाय K नॉट, which is option D. A vertical cut is to be made in a saturated and submerged clay with cohesion 15 kN per meter square. गामा सेट, ये मैं नीचे नहीं कर पा रहा था बट इसे ऐसे ही समझिए. गामा सेट 10.5 kN per meter square. गामा वाटर 10 kN per meter cube. What is the theoretical depth to which the clay can be excavated without site collapse? तो हमसे क्रिटिकल डेप्थ टू विच, तो हमसे क्रिटिकल डेप्थ पूछी जा रही है. HC, नॉट HC वर्मा. HC इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ZC. अब ये कैसे निकलती है ZC? इसके लिए हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, पर ये हम ना लगाते हुए 4C बाय गामा रूट के, ये जब ऑब्जेक्टिव पेपर है तब आप डायरेक्टली यूज तो कर ही सकते हैं, बस इसको हम निकालते भी हैं कि किसको कैसे निकाला गया.
तो हमें प्रेशर एट एनी जेड डेप्थ क्या होता है, क्योंकि क्लेई सॉइल है तो K गामा सबमर्ज्ड इनटू Z एट एनी डेप्थ Z माइनस 2C अंडर रूट KA एक्टिव अर्थ प्रेशर। एक्टिव अर्थ प्रेशर क्यों लग रहा है, इस पे भी हम लेक्चर्स में ही पढ़ेंगे इसे। वर्टिकल प्रेशर जो होगा वो इक्वल टू 0 आ जाएगा जब हमारी क्रिटिकल डेप्थ अटेन हो जाएगी। तो क्रिटिकल डेप्थ क्या निकल के आएगी, इसको हमने इक्वल टू 0 किया, so that is equals to 2C under root KA by KA gamma submerged, which is 2C by gamma submerged under root KA। कुछ लोग गामा सबमर्ज्ड को यहाँ पे ऊपर डॉट न लगाते हुए गामा सबमर्ज्ड भी लिखते होंगे, तो वो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, गामा सबमर्ज्ड अंडर रूट KA। तो हमारा ZC निकल के अब क्या आएगा, 2 इंटू C दिया हुआ है 15 डिवाइडेड बाय गामा सबमर्ज्ड इज गामा सैचुरेटेड माइनस गामा वाटर टू अंडर रूट KA। अब क्ले है, C दे रखा है, फाई 0 होगा तो KA की वैल्यू 1, क्यों, क्योंकि KA इज 1 माइनस साइन फाई बाय 1 प्लस साइन फाई। तो जब फाई ही 0 हो गया तो ये दोनों टर्म 0 हो गए, मतलब 1 बाय 1 इज 1। तो इससे हमारी ZC डेप्थ निकल के आई 30 डिवाइडेड बाय 18.5 माइनस 10। जल्दी निकालिए बच्चों, इट इज 3.53 मीटर। तो हमें पूछी गई है कि मैक्सिमम, हमसे पूछी गई है द theoretical depth to which the clay can be excavated without side collapse. So that is maximum equal to twice of ZC, which is twice of 3.53, comes out to be 7.06 meter, which is approximately 7 meter. So option D is correct. So question number 66. Minimum bearing capacity of a soil under a given footing occurs when the groundwater table at the location is at। bearing capacity का फॉर्मूला क्या होता है, अल्टीमेट bearing capacity होती है CNC प्लस QNQ प्लस हाफ गामा BN गामा। किस पे QU लीस्ट होगा, क्यों, क्योंकि हमें इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी है CNC, जो कि कांस्टेंट ही रहेगा। अगर हम अभी ये नहीं बात करेंगे सैंड होगा कि क्ले होगा, पर Q की वैल्यू होती है गामा DF, और इसमें डेप्थ ऑफ फाउंडेशन फुटिंग की है, जो इट विल बी अ कांस्टेंट डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, और गामा हाफ गामा BN गामा। अब अगर हमें मिनिमम बियरिंग कैपेसिटी चाहिए, तो क्योंकि NC NQ N गामा ये कांस्टेंट्स हैं, ये कांस्टेंट्स हैं, तो अल्टीमेटली हमें चाहिए कि या तो गामा DF दैट इज Q और हाफ गामा, मतलब इनकी वैल्यूज कम हो। तो ये वैल्यूज कम कब हो सकती है, ये वैल्यूज कम कब हो सकती है, जब गामा मिनिमम हो। गामा मिनिमम कौन सा होता है, गामा सबमर्ज्ड, और वो कब होगा, जब पानी ग्राउंड लेवल तक आ जाए। हेंस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि ग्राउंड वाटर टेबल एट द लोकेशन इज एट द ग्राउंड लेवल, hence this is the final answer. Next question. In Tarzagi's bearing capacity analysis, the soil wedge immediately below the footing, इसका डायरेक्ट आंसर है इलास्टिक इक्विलिब्रियम। क्यों, क्योंकि वो रिबाउंड हो सकती है, अगर कुछ प्रेशर गया हो
जो पंचिंग शियर जितना नहीं गया हो, तो वो वापस से इलास्टिक बिहेवियर शो रखती है सॉइल। ओके, now let's come to our next question, question 68. A 30 centimeter diameter friction pile है is embedded 10 मीटर, तो हम लिखते जाते हैं डाया है 0.3 मीटर, दैट इज 30 सेंटीमीटर, लेंथ दे रखी है 10 मीटर, फ्रिक्शन पाइल है, होमोजेन into homogeneous consolidated deposit, unit adhesion developed between clay and pile shaft is 4 ton per meter square. This is undrained cohesion which is nothing 4 ton per meter square दे रखी वैल्यू। एडहेशन फैक्टर अल्फा की वैल्यू 0.7। फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर 2.5 लेके चलनी है तो सेफ लोड क्या होगा, तो हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। सेफ लोड हमारे लिए फ्रिक्शन पाइल के लिए क्या होता है, अल्फा सी यू पाई डी, यहाँ पे हमने स्मॉल लिख दिया है तो पाई डी एल, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे रखा है तो उसको डिवाइड कर देंगे उसी फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, तो सेफ लोड आ जाएगा हमारा। तो सेफ लोड कितना हो गया, अल्फा की वैल्यू है 0.7 CU4 टन पर मीटर स्क्वायर, यूनिट भी यही याद रखते जाइए। पाई डी सब मीटर में चल रहा है, क्यों, क्योंकि CU की वैल्यू भी हमें मीटर में दी गई थी, लेंथ भी मीटर में है, इसलिए डाया भी हमने 30 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया। अल्फा CU पाई डी एल डिवाइडेड बाय 2.5, इसकी वैल्यू निकालिए बच्चों। ठीक है, पॉज। सो दिस कम्स आउट टू बी 10.55 टन पर मीटर स्क्वायर विच इज नॉट इन द ऑप्शन। तो मुझे लगता है कि इसका क्लोजेस्ट ऑप्शन ए होना चाहिए, हालांकि गलती हुई है बी ऑप्शन को लिखने में, इन्हें 10.5 लिखना चाहिए था, 10.55। Now let's come to another question. Hydrated lime, calcium hydroxide, ये होगा 2 इधर। Hydrated lime, calcium hydroxide can be effectively used for stabilization of, तो देखिए हम लाइम जो है स्टेबलाइजेशन ऑफ प्लास्टिक क्लेई सॉइल्स को करने के लिए यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, लाइम क्या करता है, ये एक क्ले है, इसमें हमने डाला लाइम, तो लाइम के कैल्शियम के जो आयंस होंगे वो क्ले की सरफेस पे जमा होने लगेंगे और वाटर को डिस्प्लेस करने लगेंगे, और इसके साथ और भी आयंस होंगे जो डिस्प्लेस हो जाएंगे। इसका मतलब ये जो इसकी प्लास्टिसिटी थी उसको रिड्यूस करने में हेल्प करेगा, मतलब ये थोड़ी स्टेबल हो जाएगी, जैसा हम शेप देना चाहेंगे उस शेप में आने लगेगी, इसका मतलब स्टेबलाइज कर देगी। तो हम हाइड्रेटेड लाइम को याद रखिए, यूज करते हैं टू स्टेबलाइज प्लास्टिक क्लेई सॉइल्स। सैंडी और सिल्टी को कैसे करते हैं ये हम देखेंगे हमारे लेक्चर्स में। हाइग्रोस्कोपिक वाटर इज डिफाइंड एज, तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है, ये देखिए ये है सैंडी, इसका नाम है सैंडी। ये सैंड का एक पार्टिकल है, इसमें जब पानी भीतर तक घुस जाएगा इसके अंदर तक, तो इसी को हम कहेंगे हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ये मतलब इसने एड्सॉर्ब कर लिया, अंदर तक चले जाना तो एड्सॉर्प्शन कहते हैं, तो उसने एड्सॉर्ब कर लिया, या बहुत ज़्यादा पानी फ्लो हो रहा होगा उसमें बहुत समय से, तो इसलिए एड्सॉर्ब हो गया। इसका सही ऑप्शन है सी, द वाटर विच इज एड्सॉर्ब बाय द पार्टिकल्स ऑफ ड्राई सॉइल फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ये नहीं है रेडिली अवेलेबल वाटर, सॉइल अंडर कैपिलरी एक्शन भी नहीं है, और दूसरे वाटर होते हैं, टोटल वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल फिल्ड विद वाटर भी नहीं है, तो दिस इज द ओनली, इसका वर्ड याद रखिए एड्सॉर्प्शन फिनोमेना होता है इसमें,
तो जहाँ पे भी एड्सॉर्प्शन होगा वो सॉइल होगी हाइग्रोस्कोपिक। लेट्स कम टू आवर लास्ट क्वेश्चन। If the coefficient of permeability and kinematic viscosity of the water found as 4.17 centimeter per second and 0.01, तो हमें coefficient of permeability मतलब K दे रखा है 4.17 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी जिसको हम न्यू से डिनोट करते हैं वो है 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इंट्रिंसिक परमेबिलिटी के नॉट पूछी जा रही है इन सेंटीमीटर स्क्वायर, विल बी के नॉट की वैल्यू डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं। के नॉट इज के बाय गामा बाय म्यू विच इज नथिंग बट के इंटू म्यू बाय गामा विच इज इक्वल्स टू के। म्यू इज न्यू रो, न्यू इंटू रो और गामा रो जी। तो रो से रो गेट्स कैंसल्ड आउट तो ये निकल के आ जाती है के इंटू न्यू बाय जी। इसी को हम लगाएं फॉर्मूले को तो इट इज इक्वल्स टू 4.17 इंटू 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो जी की वैल्यू भी सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में ही होनी चाहिए। तो वो क्या होगी 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 10 स्क्वायर लग गया या 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाके सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आएगी। क्यों? क्योंकि इसको हमने सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड में ले रखा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। के भी सेंटीमीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है। तो सिर्फ और सिर्फ ट्रिक यही है। इसमें वैसे 10 टू द पावर में खेला नहीं गया है, वरना अगर खेला गया होता तो आपको इसको निकालने में दिक्कत हो जाती। तो अब इसकी वैल्यू निकालिए बच्चों जल्दी। इसकी वैल्यू कम्स आउट टू बी, टेक अ पॉज, तो इसकी वैल्यू है 4.25 into 10⁻⁻⁵ that is option B is correct. So these are the 20 questions which were asked previously किसमें MPPSC में। तो आगे हम और ब्रीफली MPPSC के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे से। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें 10-10 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं अप्रॉक्स। तो 2 सब्जेक्ट्स अब हम कवर करेंगे। तो बने रहिए इसी कोशिश में। मैं जो कर रहा हूँ कि पूरा मटेरियल सब कुछ हम फ्री में यूट्यूब पे अवेलेबल कर पाएँ बच्चों के लिए, ताकि उन्हें कॉस्टली कोचिंग्स को झेलना ना पड़े। जो उनके पेरेंट्स के हार्ड एंड मनी है वो उस पर भारी ना पड़े, वो घर बैठे अपनी पढ़ाई कर पाएँ। ऐसे ही मैं गुप्ता एंड एवरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एवरी बुक, हम सब कुछ इसी चैनल पे हम रिवाइज करेंगे। और एक ही एम लेके चले हैं कि सारा मटेरियल बच्चों के लिए फ्री में अवेलेबल हो। आगे से आप में भी कोई पढ़ाने के लिए इच्छा रखता हो तो प्लीज़ कमेंट, और कोई डाउट होते हैं तो प्लीज़ कमेंट। वीडियो अच्छा लगा, नहीं लगा, क्या सुधार और करने चाहिए, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो था क्वेश्चन सॉल्व करा के। अभी MPPSC आ रही है आपकी, तो उसको, और मैं अभी मैं भी एक गवर्नमेंट जॉब में जॉब कर रहा हूँ जो आई एम नॉट एन्जॉइंग दैट मच। सो मैंने सोचा कि जिस चीज़ में मैं अच्छा हूँ, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, और धीरे धीरे अभी मैंने चालू कर दिया है। हालांकि कोरोना के लॉकडाउन से ही मैं अपने नोट्स बना रहा था, तो काफ़ी नोट्स बन गए हैं। उन्हीं को हम और आगे बनाएंगे, और मैं पूरा मटेरियल इसमें फ्री में अवेलेबल करवाऊंगा। तो बस एनर्जी हाई रखिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि जहाँ पे आप रोकोगे टॉपर वही सोचता है कि मैं इसके आगे इसी चीज़ को 10 बार और कर लूँ, और वही उसको वो टॉपर बना देता है। तो आप बस रुको मत, कहीं पे भी रुकने के नहीं रुके तो रैंक ले आओगे, ये गारंटीड है। चलिए, ऑल द बेस्ट।